हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम लोग सीटेट सेकंड पेपर के लिए एसएसटी कंप्लीट कर रहे थे। मैंने आपको कहा था कि अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी की देखिए आपकी क्लास सारी ख़त्म हो चुकी हैं। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप सारी क्लासें देख सकते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों साथ में ही आपके स्टार्ट हैं। हिस्ट्री की आज ये देखिए तीसरी क्लास है। इसमें हम कक्षा 6 का चैप्टर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। हिस्ट्री का आज का टॉपिक है देखिए अध्याय 3 आरंभिक नगर। आरंभ में कैसे कैसे नगर होते थे, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर आरंभिक नगर। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पर देखिए कहानी है, पढ़िएगा मन से, आपको मज़ा आएगा। पहले क्या क्या चीज़ें हमारी ऐतिहासिक क्या क्या चीज़ें हैं, सारी जानकारी आपको इससे मिलेगी। साथ ही में अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो याद रखिएगा, हड़प्पापुरा स्थल आधुनिक किस जगह पर है? पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई इसके कारण। देखिए उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो देखिए सबसे पहले हड़प्पा की खोज कैसे हुई थी कि पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जानी थी और वो लोग ईंटों की व्यवस्था कर रहे थे और खोदते खोदते उन लोगों को ईंटें मिले और उसी ईंटों से उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं चला कि ये कुछ जगह रही होगी पहले। फिर देखिए 80 ये 150 साल पहले की बात है। उसके बाद 80 साल पहले की बात करें तो 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की। साथ ही में देखिए तब तक कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और उन्होंने खोज की। खोज के बाद उन्हें पता चला कि ये एक खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली है उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए उसी नगर की खोज हुई थी। उसके बाद जो भी चीज़ें मिली, जो भी नगर मिले, तो उसी को हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। इन शहरों के देखिए निर्माण की बात करें तो इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। आगे बढ़ेंगे। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्यों तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है? इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनकी बहुत सारी विशेषताएं थी। यहाँ पर आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। तो देखिए पश्चिमी भाग क्या होता था? छोटा होता था लेकिन ऊंचाई में बसा रहता था। और पूर्वी भाग छोटा होता था लेकिन पूर्वी भाग बड़ा होता था लेकिन निचले इलाके में होता था और पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचे वाले इलाके में होता था। तो देखिए ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता है। दोनों हिस्सों की चहारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। तो देखिए कितने साल बाद इसकी खोज हुई है, तब भी इसके ईंटें वैसे ही थे। तो कितने मजबूत रहे होंगे ईंटें। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो याद रखिएगा, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे देखिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल परत चढ़ाने से पानी का रिसाव नहीं होता था। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जब कोई खास अवसर होता था तब लोग यहाँ पर स्नान करते थे शायद। क्योंकि देखिए सब कुछ अनुमान लगाया जाता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि कुछ हमें लिखा हुआ नहीं मिल रहा, सारा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए,
कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में से अग्निकुंड मिले हैं। तो याद रखिएगा अग्निकुंड आपको कहाँ से मिले, तो कालीबंगा और लोथल से, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब अग्निकुंड मिले मतलब वहाँ पर यज्ञ होते रहे होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो याद रखिएगा बड़े बड़े भंडार गृह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों से मिले हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट और है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे जो जिन्हें मोहर कहते हैं, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। आगे देखिए बात करेंगे, देखिए मानचित्र में दिखाया भी गया है सारी चीज़ें। चहुंदड़ो कहाँ पर है, धौलावीरा, सुदकोतदा, लोथल गुजरात में है। देखिए मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, हड़प्पा, रावी, चिनाब, झेलम ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर मानचित्र में दिखाई भी गई हैं। ये देखिए मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है वो यहाँ पर दिखाया गया है, कितना अच्छा बना हुआ है। उतरने के लिए देखिए सीढ़ियाँ होती हैं, इसमें दोनों साइड से सीढ़ियाँ हैं। यह देखिए महान स्नानागार। दूसरी बात करें देखिए भवन, नाले और सड़कें की। इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक ये अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता कितनी ज़्यादा विकसित थी। स्नान घर भी, बाथरूम भी होता था इनके यहाँ। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। देखिए ढके हुए नाले, खुले नाले नहीं, ढके हुए नाले थे। काफ़ी विकसित सभ्यता थी ये। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। काफ़ी होशियार थे। देखिए अक्सर घरों की नालियों की सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। तो देखिए ढके होंगी तो उनको साफ करने के लिए मेन होल बीच बीच में बनाए जाएंगे। तो ये भी देखिए बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो देखिए घर, नाले, सड़कें सभी योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाती थी। कुछ भी इधर उधर नहीं था, मतलब कुछ भी बेकार नहीं था, सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से था आपका हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है। अब देखिए ये आगे देखेंगे, ये देखिए कुछ ईंटें यहाँ पर दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, नगरी जीवन। हड़प्पा के नगरों की में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, पर शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। अब देखिए कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे, साथ ही में वहाँ की किस्से कहानियाँ, वहाँ क्या कैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सारी किस्से कहानियाँ वहाँ से लेकर आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते रहे होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए मोहनजोदड़ो की सड़कों से बना ये जो नाला है, साथ ही में ऊपर एक कुआं भी है। ये देखिए कुआं दिखाया गया है। आगे बात करें, देखिए इसमें और कुछ चीज़ें हैं। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। ये देखिए मुहर है, दिखाई गई है। इस मुहर के ऊपर चिन्ह और एक खास लिपि है। ये देखिए चिन्ह बना हुआ और एक लिपि लिखी हुई है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, ये देखिए पक्की मिट्टी के खिलौने यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो सारी चीज़ें देखिए आपको क्लियर हो गई होंगी। नाला सुव्यवस्थित ढंग से, हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी, सब कुछ यहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से था। नेक्स्ट बात करेंगे, नगर आए नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं की बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो देखिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग तब तक होने लगा था क्योंकि इनके अवशेष मिले हैं, तो मतलब प्रयोग तो होने ही लगा था। साथ ही में यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र भी दिखाए हुए हैं।
साथ ही में हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे बनाते थे, तो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन ये बनाते थे। साथ ही में इनके मुहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र भी दिए गए हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये पत्थर के बाट हैं। पहले के ज़माने में माप तौल के लिए जिनका प्रयोग किया जाता था, पत्थर के बाट बनाते थे वो लोग। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया है। बहुमूल्य पत्थर जो धातुएं होंगी उनको तौलने के लिए इन्हें बनाया जाता था। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्नेलियम पत्थरों के बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी बात की जा रही है कि कई किसके बनाए गए हैं, कार्नेलियम पत्थरों के बनाए गए हैं। पत्थरों को काटकर और तराश कर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए हैं ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। साथ ही में देखिए यहीं पर दिया है मध्य में दाएं, मतलब ये जो चीज़ें हैं आपकी पत्थर के धारदार फलक है, धारदार। नीचे दिए कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, उसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो ये देखिए मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिली है और इसमें ये देखिए जो वस्त्र पहने हैं ये कढ़ाईदार वस्त्र हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूद कताई का संकेत देती हैं। तो देखिए यहाँ पर से कपड़ों के साक्ष्य भी मिले हैं। साथ ही में चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं के भी साक्ष्य मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूद कताई का संकेत भी यहाँ पर देखिए मिला है। आगे देखेंगे, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। तो देखिए इनका जिनका काम होता है ये, जब किसी का कोई काम होता है तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेता है, वही देखिए विशेषज्ञ माना जाता है। वही चीज़ है, पत्थर तराशने वाले अलग होते थे, मनके चमकाने वाले अलग, मुहरों पर पच्चीकारी करना तो अलग होते थे, उनका काम होता था और बहुत अच्छी तरह से वो करते थे। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। देखिए पृष्ठ 26 की यहाँ पर देखिए बात की गई, ये पृष्ठ 26 है, इनकी बात की गई है। देखिए कितनी अच्छी तरह से इनको बनाया गया है। कढ़ाई किए हुए वस्त्र पहने, दाढ़ी देखिए कितनी अच्छी तरह से, साथ ही में इनका चेहरा, सब कुछ कितनी अच्छी तरह से इनको बनाया गया है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते हैं या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष हैं। तो देखिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल पुरुष ही करते हैं, केवल महिलाएं ही करती हैं। तो पुरुष भी कर सकते हैं और महिलाएं भी कर सकती हैं, दोनों इसमें दक्ष हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फेंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन पर वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। तो देखिए यहाँ पर जो पत्थर और शंख होते हैं ये प्राकृतिक रूप से बने हुए होते हैं, लेकिन फेंस जो होते हैं इनको कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर इनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो देखिए कपास जो होता है सीधे नहीं, उसकी कताई बुनाई की जाती है, उसके बाद मशीनों में भेजा जाता है, उसके बाद उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। तो देखिए कई चीज़ें तो उनको मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, इनको वो बाहर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान
और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। तो देखिए सोने की जो खान है कर्नाटक में है, कोलार की खान, वहाँ से किया जाता था। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि कांसा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांसा किन मिश्र धातु से बना होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कांसा को आप 60 ऐसे लिख सकते हैं, Cu+Sn। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कांसा कॉपर प्लस टिन से मिलकर बना होता है। तो Cu+Sn याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, ये खिलौना है, देखिए पहले के ज़माने में चलता था, और ये एक मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखेंगे हम कि नगरों में रहने वाले के लिए भोजन क्या था। जो नगरों में रहते थे, हड़प्पा के नगरों में, वो भोजन क्या करते थे। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। तो देखिए कृषि भी करते थे, गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान सब कुछ उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग भी देखिए एक नई बात थी, मतलब हल का प्रयोग देखिए तब से चला आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो देखिए हल का प्रयोग किया जाता था। हल की प्रयोग की बात एक नई बात है, क्योंकि पहले के अवशेष तो नहीं मिले, लेकिन छोटे छोटे खिलौने मिले हैं हल जैसे के, तो उससे पता लगाया जा सकता है पानी की कमी थी, तो जिसके कारण पानी का उपयोग करने के लिए पानी को लोग संचय करते रहे होंगे। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात है कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी। तो देखिए खिलौना हल के रूप में मिला है, तो ये प्रथा रही होगी कि तब भी हल चलाया जाता रहा होगा। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। तो देखिए पशुओं का भी पालन करते थे वे लोग। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। तो देखिए शिकारी भी थे, शिकार भी वो लोग करते थे हिरन जैसे जानवरों का, साथ ही में मछलियाँ पकड़ते थे और फलों को भी इकट्ठा करते थे। आगे देखिए, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर मिले हैं उनके बारे में देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था। धौलावीरा याद रखिएगा, गुजरात। और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था। तो याद रखिएगा एग्जाम में अगर आ जाए कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता का ऐसा नगर है कि वो 3 भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया है। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। तो देखिए हड़प्पा के जो अभिलेख ज़्यादा तक पाए गए हैं मोहर जैसी वस्तुओं में पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो मोहरें होती हैं। लेकिन धौलावीरा से देखिए बड़े बड़े अक्षरों जो थे पत्थर पर खुदे हुए थे, बड़े बड़े अक्षरों से लिपि जो होती है वो पत्थरों पर खुदी हुई थी। कहाँ पाई गई है? धौलावीरा में, याद रखिएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि 10 बड़े बड़े अक्षरों की लिपि पत्थरों में खुदी हुई कहाँ से मिलती है, तो धौलावीरा से। गलत ना होने पाए क्वेश्चन। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है। तो देखिए ये भी गुजरात की साबरमती नदी के किनारे है, लोथल नगर है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। तो देखिए लोथल से कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल मिल जाता है। यहाँ पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें, मुद्रांकन, मुहरबंदी, गीली मिट्टी को दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह। लोथल देखिए बंदरगाह है, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। तो ये देखिए लोथल का बंदरगाह दिखाया गया है यहाँ पर। ये देखिए लोथल का बंदरगाह। यहीं पर देखिए समुद्र से आने जाने वाली जो नावें होती रही होंगी संभवतः यहाँ पर रुकती रही होंगी और यहीं पर माल
चढ़ाया जाता रहा होगा और उतारा जाता रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक इमारत मिला है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो मनके देखिए मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनकी बात की जा रही है, तो यहाँ वो भी मिले हैं। नेक्स्ट बात करें मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी की। तो मुहरों का उपयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। जैसे देखिए मुहर अभी भी चलती हैं तो उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, अलग अलग विभाग की अलग अलग होती हैं, लेटर वोटर में लगाई जाती हैं। वैसे ही भी देखिए यहाँ पर भी प्रयोग किया जाता था, पत्थर की बनी होती थी ये मुहर, और सामानों से भरे जब जो डिब्बे होते थे उन्हीं के ऊपर ये लगाई जाती थी। थैले होते थे, डिब्बे होते थे, उन्हीं के ऊपर ये मुहर बंदी की जाती थी। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो देखिए जो छाप मिली है टूटी हुई है, यही दिक्कत है इसमें। अगर नहीं टूटी हुई होती तो साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है कि आज भी मुहर का प्रयोग होता है। अलग अलग विभाग की देखिए, अलग अलग नौकरियों वाले की अलग अलग मुहर होती है। सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यहाँ पर ये जानने को आपको मिलेगा। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब का बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। तो देखिए इतनी विकसित सभ्यता थी ये सिंधु हड़प्पा सभ्यता जो थी, लेकिन फिर भी देखिए अचानक से इसका विनाश हो गया। कुछ समझ में नहीं आया, सभी का अलग अलग मत है। कुछ बाढ़ के कारण मानते हैं, कुछ मानते हैं कि नदियाँ सूख गई थी। ऐसे अलग अलग सभी का मत है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं आ पाया कि किस कारण से ऐसा हुआ है। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अध्याय 5 और 6 में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 4, 5, 6 जो आएगा, तो 5, 6 में आप पढ़ेंगे कौन से नए नगरों का वहाँ पर विकास हुआ। तो देखिए 1400 साल बाद नए नगरों का वहाँ पर विकास हुआ। तो यहाँ से देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। साथ ही में कुछ और भी अगर इम्पॉर्टेंट हो तो मैं आपको बता दूँ, नहीं है देखिए कुछ भी यहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।